चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें अपने प्रमुख प्रमुख नदियाँ लगभग सब पूरी होगी। चंबल, बनास, लूनी, माही, मेन इम्पोर्टेंट नदियाँ तो यही है जो आपको याद करनी है। लेकिन आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जिसको रुंडित नदियाँ कहा जाता है, आज वो टॉपिक अपन पूरा कर देंगे। कल का तो अवकाश रहेगा ही रहेगा, तो और नदियों का ये क्रम अपना पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा टॉपिक चलाएंगे, आप लोगों से सहमति लेके, और मैं लास्ट, जब वीडियो का लास्ट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां यानी कि रुंडित नदियां, रुंडित नदियां। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक वह नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में उंडेलती है, एक वह नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में उंडेलती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, मैंने बहुत सारे सूत्र बता रखे हैं आपको। सूत्र का मतलब, जैसे मान लो अपन ने अक्षांश देशांतर पढ़ा था, तो अक्षांश का सूत्र मैंने बताया था, यानी कि ये वाली जो रेखाएं ये अक्षांश है। देशांतर का मैंने ये बताया था, तो ये वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर है। इसी तरीके से मैंने दिशाओं के ज्ञान के लिए आपसे पप्पू शब्द का प्रयोग करवाया था, यानी कि ये पश्चिम है, ये पूरब है। ठीक इसी तरीके से आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहता तो कम से कम अ और ब तो याद रह ही जाएगा। भारत के नक्शे में इधर अ लिख दो, इधर ब लिख दो, यानी कि ये अरब सागर में गिरने वाली और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। रुंडित नदियां वो होती है जो वहीं की वहीं थोड़ा सा चल के, कोई 10 किलोमीटर चलती है, कोई 17 किलोमीटर चलती है, कोई 100 किलोमीटर चलती है, और इस तरीके से वहीं चलकर वो अपना बहाव को ख़त्म कर देती है, या लुप्त हो जाती है, या मर जाती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, आज जो अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह में, वह सबसे सबसे पहले सबसे लंबी पढ़ते हैं, फिर सबसे छोटी पढ़ते हैं, और फिर पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो नदी है वो पढ़ते हैं। देखो, लंबी नदी में यहाँ लिख देता हूँ, सबसे लंबी, सबसे छोटी, क्योंकि इस चीज का भी अपन को ध्यान होना चाहिए। सबसे लंबी नदी तो घग्गर ही है, और सबसे छोटी नदी है जो कांतनी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से, वह है आपकी कांतली। कांकनी और कांतली का आपको ध्यान रखना है। अपन सबसे पहले सबसे लंबी नदी पढ़ेंगे, फिर सबसे छोटी नदी पढ़ेंगे, फिर पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे जो लंबी नदी है वह कांतली है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले घग्गर। रुंडित नदियों में ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है जो पाकिस्तान में जाके गिरती है, अगर पानी ज्यादा आ जाए तो, क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में होती हुई, और यानी कि हिमालय से चलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर पाकिस्तान में जाके
ये अपना जल उंडेलती है। तो इस तरीके से इसको एक बार बहुत साल हो गए, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, ये प्रश्न पूछा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है क्योंकि पाकिस्तान में गिरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी किसमें? रुंडित में, आंतरिक प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो लेते हैं अपन घग्गर। देखो जैसे अपन ने माही वाला क्षेत्र बनाया नीचे का, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर वाला क्षेत्र ले लेते हैं। क्यों? अपन को दो ही जिलों से काम है, त्रिभुजाकार। इसके दो भाग कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका हनुमानगढ़ और ये हो गया आपका गंगानगर उत्तर में। अब देखो आप, नदी कहां से चलती है? नदी चलती है बेटा हिमालय की पहाड़ियों से। सबसे छोटी पहाड़ी शिवालिक, वहां एक स्थान है कालिका माता का मंदिर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ उद्गम क्षेत्र तो पूछा जा सकता है। तो कालिका माता का मंदिर, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। नदी आगे चलती है और आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के कौन सी जगह से यह प्रवेश करती है? उस जगह का नाम है टिब्बी। एक तहसील है हनुमानगढ़ की, वहां से ये प्रवेश करती है तिलवाड़ा गांव से। थोड़ी सी नदी आगे चलती है और एक झील में गिरती है और उस झील का नाम भी तिलवाड़ा झील ही है। अब कहां से आई? हिमालय से, शिवालिक पहाड़ियों से, कालिका माता का मंदिर। ये कुछ चीजें आपको, अब इधर जैसे मान लीजिए पंजाब पड़ता है, पटियाला पड़ता है, हिसार पड़ता है, तो इनसे तो अपना कोई लेना देना नहीं है, पर याद रहे तो अच्छी बात है आपको। वहां से फिर ये नदी चलती है और इस नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है काली पीली गंगा, विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है। काली गंगा, पीली गंगा, सभ्यताएं अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो बीच बीच में आ रही है वो तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। इस नदी के किनारे पर एक दुर्ग है, आप सब जानते हो, तैयारी कर रहे हो। अगर आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है और वो दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग प्रसिद्ध दुर्ग है, हनुमान जी का मंदिर है। और इसकी खासियत है ईंटों का बना हुआ है। भाई चलो हनुमान जी का तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि भाई हनुमानगढ़ है तो हनुमान जी का मंदिर है। और अपन ने जब नक्शा पढ़ा तो उसमें भी मैंने आपको हनुमान जी का मंदिर इसमें बता दिया था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये ईंटों का बना हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों औरतों ने जौहर किया था। यह सबसे बड़ी विशेष बात है। हालांकि ये अपन चीज हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर जो जो चीज आती जा रही है वो तो बतानी पड़ेगी बेटा। जौहर, इसके बाद में ये झील ये नदी एक तरीके से
लुप्त हो जाती है, यानी कि मर जाती है, तो इसका एक नाम मृत नदी भी है। और जब ये भयंकर बारिश होती है और ज्यादा अगर बारिश आ जाती है, तो फिर ये नदी आगे प्रवेश करती है किस जिले में? गंगानगर में। गंगानगर में प्रवेश करने के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान की एक जगह है, उस जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास में जाके ये गिर जाती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। अब आपको भी पता है कि रेगिस्तान में कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, ये तो आप जानते हो, है ना? तो कहाँ नदियां, कहाँ झीलें, लेकिन कभी कभार अगर बारिश आ जाए। हाँ, एक बात मैं आपको पूर्णतया बता दूं कि घग्गर नदी कोई यूं नहीं है। घग्गर नदी प्राचीन समय में, वैदिक काल में, इसका नाम था सरस्वती। और आप सरस्वती कितनी बड़ी नदी है ये आप जानते हो, यानी कि इसका प्राचीन ऋग्वेद से, वैदिक सभ्यता से, इसमें इसका नाम सरस्वती, ये प्राचीन नाम है। वैसे तो महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए और पवित्र नदी अगर देखी जाए तो पवित्र नदी सरस्वती है। तो ये पवित्र नदी भी है। महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु है, आप सब जानते हैं इस बात को। फिर दूसरा नाम इसका क्या निकल के आया? मृत नदी। फिर इसका नाम, हालांकि ये ज्यादा मात्रा में आ जाती है तो एक यहाँ की स्थिति खराब कर देती है, और यहाँ की स्थिति खराब करने के बाद में इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक। इस तरीके से ये नाटक करती हुई चलती है, कभी लुप्त, कभी दिखती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी भयंकर बाढ़ आ जाती है, कभी इस तरीके से। इसको ऐसे ऐसे जो नाटक करता है उसको नट बोलते हैं। तो इस नदी का नाम है नट नदी। और एक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है ये, अंतरराष्ट्रीय नदी। इस तरीके से ये नदी कहां से? हिमालय से निकलती है, शिवालिका पहाड़ी से, कालिका मंदिर, आगे नदी चलती है और हनुमानगढ़ का एक तहसील है, और उस तहसील, टिब्बी तहसील से, वो टिब्बी नहीं, टिब्बी तहसील, टिब्बी है ये, टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। गांव है तिलवाड़ा, आगे थोड़ी सी चलती है, एक झील पड़ती है, और उस झील से थोड़ा सा आगे चल के एक सभ्यता है जो काली पीली गंगा विश्व सभ्यताओं में गिनी जाती है। उसके बाद में इस नदी के किनारे एक दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग, जो ईंटों से बना हुआ है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों औरतों ने इस दुर्ग में जौहर किया था। तो ये दुर्ग वैसे भी फेमस है। इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि आगे जाके वैसे तो ये नदी मृत हो जाती है, मर जाती है, लेकिन कभी कभार जब ज्यादा बारिश हो जाए, भयंकर बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो फिर ये नदी आगे चलती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में अपना गंतव्य स्थान करती है। इस तरीके से इसके प्राचीन नाम सरस्वती, पवित्र नदी भी कहा जाता है, और मृत नदी राजस्थान का शोक, नट नदी, और अंतरराष्ट्रीय नदी। ये आपकी रुंडित नदी सबसे लंबी नदी पूरी हुई। अब देखो, एक दो नदियां और है, वो देखो आप। एक दो नदियों में अब सबसे लंबी पड़ी अपन ने, अपन सबसे छोटी पढ़ लेते हैं। अब सबसे छोटी नदी दूसरे नंबर पे मैं यहां डाल देता हूं, ये दूसरा नंबर, ये आपका एक नंबर,
दो तीन नदियां ही हैं, बाकी तो आप याद करने में भी आ जाएगा, लिखने में भी आ जाएगा, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। सबसे छोटी नदी है काकली। काकली कहाँ है? मसूरदी, जैसलपुर, जैसलमेर में। मसूरदी, जैसलमेर। अब आपको पता है जैसलमेर में कहाँ नदियां है बेटा? केवल किताबों में है तो पढ़ी जाती है और अपन को याद रखना पड़ता है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं जैसलमेर जैसे इलाके में नदियां कहाँ हैं। तो जैसलमेर का एक गांव है, उस गांव का नाम है कोठारी। कोठारी नदी भी है, ये गांव है। कोठारी नदी से ये नदी निकलती है और एक झील आती है, बुज झील। बुज झील में जाके ये गिरती है। आपको सबको पता है जैसलमेर में कहां नदियां हैं, कहां झीलें हैं, पर जो किताबों में दे रखी है वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, बड़ी बड़ी नदियों को तो सब याद कर लेते हैं। जैसे चंबल को याद कर लेता है, रट लेता है बच्चा एक तरीके से, बनास को रट लेता है, माही को रट लेता है, या जो भी बड़ी नदियां हैं अपनी वो सब रट लेता है, लूनी नदी को रट लेता है। लेकिन ये जो छोटी 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 जो रुंडित नदियां हैं यहां से, क्योंकि नदियों में से ये पक्का मान के चलो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, कम से कम 3 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न नदियों के पूछे जाते हैं। तो बड़ी नदियों को याद कर लेते हैं बच्चे, तो उनको एग्जामिनर को भी ये पता है कि अब कहां से पूछें, तो ये ऐसी जगह पर से प्रश्न उठाता है। तो आप थोड़ा सा इस पे बना के, जैसलमेर, जैसलमेर का कोठारी गांव, कोठारी गांव से ये नदी आगे चलती है, बुज झील में गिर जाती है, और बुज झील में गिरने के बाद में वही पाकिस्तान में आती है। एक मीठा खाड़ी है, कभी पहुंची तो नहीं होगी, पर कभी पहुंची होगी, तभी किताबों ने ये लिख भी रखा है कि मीठा खाड़ी पाकिस्तान में जाके गिरती है। यानी कि इसकी कुल लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है। अब अपनी एक नदी है, और वो नदी है तीसरी महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी। ये लो, तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है आंतरिक प्रवाह में, वह है कांतली। देखो, ये आपका जिला है चंद्राकार। चंद्राकार जिला कौन सा है? चंद्राकार जिला है सीकर। सीकर की गोद में कौन सा जिला है? झुंझुनू। ये आपका हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, झुंझुनू। झुंझुनू से ऊपर पड़ता है जिला आपका चूरू। केवल 3 जिले याद करने हैं, सीकर, चंद्राकार जिला, सीकर की गोद में बैठा हुआ झुंझुनू, और झुंझुनू से थोड़ा सा ऊपर आपका चूरू जिला। देखो, अब आप सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और सीकर में प्रवेश करती है। सीकर में प्रवेश करती है और यहां आती है एक सभ्यता, वो कांतली नदी के किनारे, वो सभ्यता है आपकी बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। ये सभ्यताओं में पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ताम्र सभ्यता की जननी है ये गणेश्वर सभ्यता। ताम्र सभ्यता की जननी, जहां मछली के कांटे तांबे के पाए गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, विस्तार से तो अपन उसी में ही पढ़ेंगे क्योंकि नदियों का टॉपिक है। पर ये मैं बताता हुआ चलो, ये वाला काली पीली गंगा का भी आपको ध्यान रखना है,
और गणेश्वर सभ्यता का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये नदी आगे चलती है और झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। झुंझुनू जिले में एक सभ्यता और आती है और वह है सुनारी सभ्यता। सुनारी का मतलब सोने चांदी से नहीं है, वह लोहे की सभ्यता है सुनारी सभ्यता। उसके बाद में अगर कोई भयंकर बारिश आ जाए तब ही ये नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा चूरू में प्रवेश करेगी। झुंझुनू को पार करते हुए चूरू में प्रवेश करेगी और चूरू में एक जगह है राजगढ़, वहां तक जाते जाते ये लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है लास्ट। तो लगभग ये यहां से लेके और यहां तक मात्र 100 किलोमीटर है, बस इतना ही पूछा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता देखो, मैंने इसका जो डायग्राम बनाया है, जो नक्शा बनाया है, ये मैंने बनाया आपका सीकर के बाद में बनाई झुंझुनू के बाद में बनाया चूरू। नदी कहां से चलती है? खंडेला से, खंडेला की पहाड़ियों से। यानी कि इस नदी की एक ही विशेषता है, और वह विशेषता है कि ये नदी किसको? झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। बस एक ही विशेषता है इसकी, क्योंकि बीच में से निकल रही है तो झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। और लगभग 100 किलोमीटर बहती है। ये 3 महत्वपूर्ण नदियां होगी। यानी कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो हुई कांतली, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आप कहोगे सर ये कैसा प्रश्न है? देखो, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यानी कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही खत्म होती है, ये तो हो गया पूर्ण बहाव बेटा। लेकिन आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर क्यों है? कि ये किसी अलग स्टेट से आती है, थोड़ा बहुत राजस्थान में बहती है, उसके बाद में अलग स्टेट अथवा तो अलग ही देश में चली जाती है, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो है 465 किलोमीटर, लेकिन पूर्ण बहाव से नहीं है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से नदी है आपकी कांतली। अब 2-3 छोटी मोटी नदियां हैं, जैसे मान लीजिए साबर है, सेवर है, शाहपुरा है, वहां से जयपुर से निकलती है, और अलवर ये उसमें एक नदी मिलती है सोटा नदी। और वहां एक ध्यान रखना, एक जोधपुरा सभ्यता है इस नदी के किनारे, साबी सेवर शाहपुरा से जो नदी निकलती है वह जोधपुरा सभ्यता, क्योंकि जोधपुरा कई बार बच्चे करके आ जाते हैं कि जोधपुरा जोधपुर में होगा। तो और कोई 2 छोटी मोटी लिखने में आ जाएगी आपके, जैसे मान लो जी सांबर झील में एक क्या नाम मेथा नदी पड़ती है, इधर से रूपलगढ़ जाती है, तो नदियां तो जाती है, पर उस पे जो देखो मेथा नदी पर मनोहर थाने के आसपास जयपुर में पड़ता है, तो वहां ये नदी पड़ेगी, एक जगह पड़ेगी लूणवा पड़ता है नागौर में, और नागौर में जैन समाज का सबसे बड़ा स्थान है लूणवा, बस वो ये पूछ लिया जाता है। इधर से जो रूपलगढ़ जाती है, रूपलगढ़ जो नदी जाएगी वह सलेमाबाग से होती हुई सांबर झील में गिर जाएगी, लेकिन वहां जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इसलिए वहां से प्रश्न उठता है और पूछा जाता है। एक तीसरी नदी है, वह है रूपारेल, वहां सॉरी लासवारी, तो ये उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है। अच्छा, उदयनाथ पहाड़ी मैं बता दूं आपको, ये उदयपुर में नहीं है, यहां ही बच्चा कंफ्यूज होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है। उदयनाथ पहाड़ी है अलवर में, अलवर से निकलती है भरतपुर में, और भरतपुर से आगे चलकर इस पे एक बांध है सिकरी बांध, आगे जाती है तो मोती झील में गिर जाती है, और मोती झील के बाद में गोपालगढ़ और डी के महल आपने सुने होंगे, तो वहां तक ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरीके की ये आंतरिक प्रवाह की नदियां आज बेटा खत्म होती है। और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। तो अपन दोनों में से एक ले लेंगे,
या तो खारे पानी की ले लेंगे तो मीठे पानी की बाद में ले लेंगे, या मीठे पानी की ले लेंगे तो खारे पानी की। तो खारे पानी की आपको सबको पता है कि सब अरावली पर्वत के ऊपर है, और मीठे पानी की झीलें हैं जो अरावली पर्वत के नीचे है, यानी कि उदयपुर में है। तो सोमवार को जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के खारे पानी की, मीठे पानी की झीलें। धन्यवाद।